वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। देखिए, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो सरकार के सामने मुख्य रूप से कुछ चुनौतियां सामने आईं जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहलाई थीं। आज हम इन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब सन 1947 में 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि हुई, आधी रात हुई, और उस समय जब हिंदुस्तान भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया और उस विशेष सत्र को संबोधित किया। संविधान सभा के सभी लोगों को संबोधन दिया और उस संबोधन को नाम दिया जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, और हिंदी में इस भाषण का जो नाम है वो है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। देखिए, ये एक ऐसा प्रसिद्ध भाषण था जिसके अंदर भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा को, देश के सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया कि अब हम अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थीं उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं। देखिए, जब भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की सरकार के सामने सबसे पहली और बड़ी जो चुनौती थी वो थी कि देश को कैसे संयुक्त और एकजुट बनाया जाए। अर्थात पहले भारत के अंदर जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े, दो अलग अलग तरह की यहाँ सरकारें चल रही थी। पहला ब्रिटिश भारत था जिसका कंट्रोल डायरेक्ट अंग्रेज़ों के हाथ में था, और दूसरा देसी रजवाड़े जिसमें हमारे देश के ही कुछ लोग जो राजा हुआ करते थे वो शासन चला रहे थे। तो ऐसी पोजीशन में जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की सरकार के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो यही थी कि देश को कैसे संयुक्त बनाया जाए, एकजुट बनाया जाए। इस समस्या से निपटना था देश की सरकार को। राष्ट्र निर्माण की जो दूसरी चुनौती थी वो थी कि अब हम लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाएंगे, और लोकतंत्र की स्थापना करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र रहा उस समय, और इतने बड़े राष्ट्र में जनता, जिसको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा सरकार चुनने का, सरकार का चुनाव कैसे किया जाएगा, सरकार के काम कैसे होंगे, इन सारी बातों पर यदि सरकार के सामने चुनौती की बात करें तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। इसके बाद जो अंतिम और तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्र निर्माण की चुनौती उस समय देश की सरकार के सामने थी वो थी गरीबी और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं से निपटना। देखिए, सरकार को इस तरह से काम करना था कि जो सरकार है उससे भलाई का काम किसी भी एक तबके का, किसी भी एक ग्रुप के लोगों का ना हो। देश के अंदर रहने वाले सभी तबके के लोगों, सभी तरह के लोगों को सरकार की हर नीति का फ़ायदा मिले, सरकार सभी के लिए प्रयास कर पाए। इसमें गरीब लोग जो हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, इन सभी लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की ये जो तीसरी समस्या थी, ये उस समय देश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो कुल मिलाकर ये 3 चुनौतियां थीं जिस पर हम एक एक कर चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देश को संयुक्त और एकजुट बनाने वाली जो बात है, इस चीज़ पर चुनौती करते हैं और इस चुनौती पर चर्चा करते हैं। और इस चुनौती के अंदर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो भारत का विभाजन हुआ, उस विभाजन की जो समस्या थी, वो भारत के विभाजन की जो समस्या थी वो क्या समस्या थी। देखिए, सबसे पहले भारत विभाजन जो हुआ सन 1947 में 14-15 अगस्त को हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बन गया था, और 15 अगस्त 1947 को भारत, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वो भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजी हुकूमत से। तो भारत की जो विभाजन की समस्या थी, भारत के विभाजन ने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करी देश के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत का जो विभाजन हुआ वो किस सिद्धांत के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन द्वि राष्ट्र का एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर हुआ, और भारत का विभाजन करके टुकड़े कर कर 2 अलग अलग देश बन गए। पहला भारत था, दूसरा पाकिस्तान। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में भी आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, पाकिस्तान
जिसे हम आज वर्तमान समय में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, और जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो उस समय सन 1947 में पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और देखिए, ये जो भारत का विभाजन हुआ, ये मैंने आपको बताया कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर भारत विभाजित हुआ। हालांकि ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था, मुस्लिम लीग ने जब द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर धर्म के आधार पर अलग देश के निर्माण करने की बात रखना शुरू की और उस पर जोर देना शुरू किया, तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में इस सिद्धांत को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही 1940 का दशक आना शुरू हुआ, 1940 के दशक में आते आते कुछ ऐसे राजनीतिक जो कार्य थे वो बहुत परिवर्तित हुए, राजनीतिक जो चीज़ें थी वो थोड़ा बदल सी गई, जिसकी वजह से 1940 के दशक में आते आते कांग्रेस पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर दबाव बना कि वो मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को माने। साथ ही साथ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कंपटीशन उस समय मुस्लिम लीग दे चुकी थी उसको, और मुस्लिम लीग एक कॉम्पिटिटर के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आई थी, जिसकी वजह से 1940 के दशक में आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इस चीज़ का बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत दबाव पड़ा कि भाई अब द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया जाना चाहिए और धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों का विभाजन कर देना चाहिए। और इसी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आधारित मानकर भारत का विभाजन हुआ और भारत दो टुकड़ों में, पाकिस्तान और भारत, ये दो टुकड़ों में विभाजित हुआ सन 1947 में 14-15 अगस्त को। तो देखिए, इस विभाजन के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन ने क्या क्या समस्याएं पैदा करी देश के सामने, क्या क्या ऐसी बातें थीं जो देश के सामने आई समस्या के तौर पर इस विभाजन से। देखिए, सबसे पहली जो बात थी कि भारत के जितने भी लोग थे, इन्हें ये ऑप्शन दिया गया सरकार की तरफ से, ब्रिटिश भारत में ये बात कही गई कि भाई देखिए, अब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हो जाएगा, और ऐसे एरिया ढूंढे गए, ऐसी जगहें ढूंढी गई जहां मुस्लिम बहुल के लोग रहा करते थे, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसी आबादी पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां मुस्लिम बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाएं, लेकिन दो ऐसे इलाके निकले जहां मुस्लिम लोगों की आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। पहला था पंजाब और सिंध वाला जो एरिया है, जिसे हम आज वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये वाला एरिया, और पंजाब और सिंध का जो एरिया था, यहाँ मुस्लिम और सिख आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरा एक ऐसा एरिया था पश्चिम बंगाल की तरफ, जिसे हम आज वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये ऐसा एरिया था उस समय भारत का जिसके अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो कुल मिलाकर 1947 में ये ऑप्शन दे दिया गया कि भाई ये दो एरिया भारत से अलग कर कर, भारत से टुकड़े कर कर पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना देंगे। हालांकि जब ये ऑप्शन दिया गया लोगों को कि भाई जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भारत आ सकते हैं, और जो लोग भारत में हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उन्हें अपने आप ये चूज़ करने की फैसिलिटी दी गई, उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारत में रहें, चाहे तो वो पाकिस्तान में रहें। और ऐसी पोजीशन में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो सभी भारतीय मुसलमान थे, जो भारतीय मुस्लिम आबादी थी, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो भारत के अंदर ही रहना चाहते थे, वो किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे। तो ये विभाजन की बहुत बड़ी समस्या सामने आई उस समय देश के सामने कि जितने भी भारतीय मुसलमान थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। और विभाजन की एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है आप लोगों से कि ब्रिटिश भारत के अंदर पश्चिमी भाग और पूर्वी जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश भारत का ऐसा हिस्सा था जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इन क्षेत्रों को अलग कर कर भारत को एक करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हालांकि देखिए, अगर आप खुद भी सोच कर देखें, खुद ये विचार कर कर देखें कि जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, एक वो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था उस समय, फिर दूसरा हम जिसे बांग्लादेश के नाम से आज जानते हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो यदि इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करके भारत से एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, तो क्या भारत के सामने ये संभव था कि यदि
इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दृष्टि से कोई कार्य होता है तो अपना या तो हवाई एरिया हम लोगों को देना पड़ेगा, हमारे हवाई क्षेत्र से ये लोग पास ऑन हो सकें एक जगह से दूसरी जगह, या तरीका या दूसरा एक ये था, उस समय डिमांड भी की गई थी कि एक गलियारे को दे दिया जाए, और गलियारा यानी अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ से सीधा एक गलियारा निकाल कर और बांग्लादेश तक, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ तक एक गलियारा दिया जाए और उस गलियारे के माध्यम से ये लोग प्रशासन चलाएं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो प्रशासन चलाए। लेकिन यदि ऐसा हो जाता तो भारत खुद स्वयं भी दो टुकड़ों में बढ़ जाता उस गलियारे की वजह से। तो ये जो डिमांड थी उस समय नहीं पूरी की गई और ना ही मानी गई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के दो अलग राष्ट्र बना दिए। और ये जो राष्ट्र बनाए गए, मुस्लिम आबादी जहाँ पंजाब और सिंध का जो एरिया था वहाँ से मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात, बंगाल के जो प्रांत थे, बंगाल का जो एरिया था जिसे हम आज पश्चिम बंगाल, हमारा जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, उस जिसे हम आज वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस एरिया में जो मुस्लिम आबादी थी उन्हें अलग कर कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देश का विभाजन कर दिया गया। और देश का विभाजन होने के बाद कुछ अलग तरह की समस्याएं सामने आई। और देखिए, देश के विभाजन के साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में तो ये दोनों राष्ट्र, पाकिस्तान भी और भारत भी, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के साथ साथ इनकी जो अल्पसंख्यक आबादी थी, इन की जो अल्पसंख्यक आबादी ने समस्याएं जो सामना की, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहीं सन 1947 में देश के विभाजन के समय। तो उस आबादी ने, उस जो अल्पसंख्यक आबादी थी, देखिए अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम, भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की तुलना में या अन्य धर्म के लोगों की तुलना में उनकी संख्या थोड़ी कम है। ऐसे ही जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया तो वहाँ अल्पसंख्यक की डेफिनेशन मुस्लिम नहीं, वहाँ मुस्लिम लोग संख्या में ज़्यादा थे, उनकी संख्या में कम लोग जो थे सिख थे, हिंदू थे, ऐसे लोग जो मुस्लिमों की तुलना में अल्पसंख्यक थे। तो ऐसी पोजीशन में अल्पसंख्यक जो आबादी थी उसने बहुत समस्याएं झेली उस समय, और उन समस्याओं पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली। देखिए, जब उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि भाई भारत में रहना चाहें भारत में रह सकते हैं मुस्लिम, और अगर पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो ऐसी पोजीशन में बहुत सारे लोग जो है ये डिसाइड कर चुके थे कि भाई हम भारत छोड़कर, मुस्लिम जो थे वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने लगे। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को मिली तो वहाँ से हिंदू और सिख जो लोग थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़कर भारत की तरफ रवाना होना शुरू हुआ। और इसी दौरान, इसी विस्थापन के दौरान जब समस्याएं सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी, समस्याएं थोड़ी बहुत आ ही रही थी, तो ऐसी पोजीशन में धर्म के आधार पर धार्मिक दंगे जो हैं वो बहुत तेज़ी से भड़कना शुरू हुए। भारत के अंदर बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिखों को, हिंदुओं को मारा गया, और धर्म के आधार पर दंगे भड़के। और कुल मिलाकर एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि भारत के विभाजन के दौरान जो धर्म के आधार पर हिंसा भड़की और विभाजन के समय जो हिंसा भड़की, उसमें करीब करीब 5 से 10 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और ये विभाजन की एक बहुत बड़ी त्रासदी के नाम से जाना जा सकता है कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं हुई थीं। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ जानें ही गई थी और धर्म के आधार पर जो लोग जान ले रहे थे उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पर ही जान ली। देखिए, भारत से जो लोग अपना देश छोड़कर, मुस्लिम लोग जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनकी पूरी संपत्ति यहाँ मौजूद थी। उनके माता पिता, उनके दादा, यानी उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो सारी यहाँ सिचुएटेड थी। तो ऐसी पोजीशन में जितनी भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे अपने साथ लिया जा सकता है, जो चल संपत्ति है, चल संपत्ति को तो हम साथ लेकर जा सकते हैं, पैसा लेकर जा सकते हैं, अपनी सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो सारे लेकर जाया जा सकता है। इसके अलावा और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपना साथ ले जा सकते हैं, तो उस समय लोगों ने अपने साथ ले ली वो चीज़ें। लेकिन ऐसी चीज़ें, मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन को तो आप बैग में पैक कर ले जा नहीं सकते,
तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुस्लिमों को अपनी ज़मीनें, अपना घर भारत में छोड़ना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू और सिख, उनके साथ भी ये समस्या आई कि उन्हें अपनी अचल संपत्ति, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही छोड़नी पड़ी और अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने भारत की तरफ अपने आप को रवाना किया, भारत की तरफ उन्होंने रुख किया और भारत में वो रहे। तो ये विभाजन की उस समय समस्या आई। तो अब एक बार हम ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या इस विभाजन से कुछ परिणाम भी नज़र आए। हाँ जी, परिणाम भी नज़र आए। ये जो घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये जो घटनाएं मैंने जिक्र करी है, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, इसी कहानी में विभाजन के बहुत सारे परिणाम छुपे हुए हैं कि विभाजन की वजह से क्या क्या परिणाम हमारे सामने आए। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं विभाजन के पहले परिणाम पर। देखिए, यद्यपि जो ब्रिटिश भारत का विभाजन पहले से ही तय हो चुका था, पहले ही ये बात तय हो गई थी कि भाई भारत का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हो जाएगा, और मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस भी मान गई थी, लेकिन इसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, एक राष्ट्र का, एक देश का सबसे बड़ा, दुखद और अत्यधिक अनियोजित, बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, अनप्लान्ड विभाजन हुआ। मतलब सिर्फ कह दिया गया कि भाई भारत के अंदर जो मुस्लिम रह रहे हैं वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, और जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक यानी हिंदू और सिख रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से भारत आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी प्लान नहीं किया गया, और ये बहुत बड़ी समस्या रही भारत विभाजन की कि ये बिल्कुल अनप्लान्ड विभाजन था। और पहले ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि इतना बड़ा विभाजन किसी देश का और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पुनर्स्थापन होना, विस्थापित होना, ऐसा हुआ हो कभी। तो ये अनप्लान्ड था सब कुछ। ये जो इतने सारे लोगों का विस्थापन हुआ, ये पूरी तरह से अनियोजित था। इसके बाद देखिए, विभाजन का दूसरा जो परिणाम था, इस विभाजन की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर दंगे हुए। यहाँ लोगों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी और सामूहिक रूप से हत्याएं भी हुई। यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे मुस्लिमों को मारा गया, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिखों को, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था कि लोगों ने सिर्फ अपनी जानें गंवाई। इस दौरान, इस घटना के दौरान, इस विभाजन के दौरान लोगों ने अपने परिवारों को भी खोया, क्योंकि परिवारों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो एक देश छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाना चाहते थे। तो कुछ परिवार के लोग चाहते थे कि भाई वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि भाई नहीं, हम भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे परिवार भी अलग हुए। इसके अलावा सीमा के जो दोनों तरफ, यानी भारत में भी शरणार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और पाकिस्तान में भी बहुत सारे शरणार्थी लोग हुए। इसी दौरान आर्थिक मंदी भी झेलनी पड़ी लोगों को, बेरोज़गारी झेलनी पड़ी, गरीबी की समस्या आई, और ये बहुत सारे ऐसे परिणाम रहे जिसने देश के विभाजन ने इन सारी छोटी छोटी समस्याओं, छोटी तो नहीं कह सकते, देखिए मंदी होना, बेरोज़गारी होना, महंगाई का बढ़ना, गरीबी, ये छोटी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन विभाजन के वजह से जब लोग अपना देश छोड़कर, मान लीजिए जो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, तो भारत में वो सिर्फ अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर आ गए, कुछ पैसा या कुछ जेवरात लेकर आ गए, लेकिन उनकी बाकी की जो संपत्ति थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उनकी जो ज़मीन थी, वो तो पाकिस्तान में ही रह गई थी, जिसकी वजह से यहाँ वो अपना रोज़गार सही से स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि पहले जहाँ रह रहे थे वहाँ उनका रोज़गार का अपना काम धंधा जो था, वो उस काम धंधे को बहुत आसानी से चला रहे थे। लेकिन उसकी वजह से, ये विभाजन होने की वजह से, और जब विस्थापित हुए लोग, तो बेरोज़गारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी लोगों को पूरी तरह से झेलनी पड़ी थी। इसके बाद देखिए, और ये जो सांप्रदायिक रूप से दंगे जो चल रहे थे, इन सांप्रदायिक दंगों की यदि हम बात करें तो जब 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी जो मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद ही इन दोनों देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो गए, क्योंकि एक अहिंसा का पुजारी उस समय इस बात को लेकर बहुत आहत था कि उसके देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, उसके हृदय के 2 टुकड़े कर दिए गए। और
विभाजन जो हुआ वो सही में, सही मायनों में बहुत ही दुखद था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात थी कि भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। भारत के जो लोग थे उनके बीच में एक सीमा खींच दी गई और उसके परिणाम तो देखिए आज तक हमें नज़र आते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे राष्ट्र हैं जो कि कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। आपसी इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं हमारे सामने आती हैं, ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, आपसी जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये कुल मिलाकर भारत के विभाजन की पूरी कहानी थी, जो सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत के दो टुकड़े कर कर भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो राष्ट्र बने। उस राष्ट्र के निर्माण के समय विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो क्या प्रक्रिया उस समय फॉलो की गई, साथ ही साथ विभाजन के जो परिणाम हुए मैंने उन पर भी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हम चर्चा करेंगे देसी रियासतों के विलय पर। देखिए, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था और ब्रिटिश भारत पर डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेज़ों का हुआ करता था, और दूसरा हिस्सा हुआ करता था जिन्हें हम देसी रियासतों के नाम से या देसी रजवाड़ों के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो राजा हुआ करते थे वो ही घरेलू मामलों पर शासन चलाया करते थे और उस राज्य का शासन करने की जिम्मेदारी उन राजाओं के हाथ में थी। और जब भारत का विभाजन हुआ सन 1947 में, तो भारत के विभाजन और उसकी स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन की जो क्वीन थी, उन ब्रिटेन की क्वीन ने भारत की जो देसी रियासतें थीं, उस समय भारत के अंदर 565 देसी रियासतें थीं, उन पर अपना अधिकार ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया और उन्हें ये ऑप्शन दिया, उन्हें 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि वो भारत के साथ शामिल हो जाएं और भारत का हिस्सा बन जाएं। दूसरा ऑप्शन उन्हें ये दिया गया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। और इन दोनों ऑप्शंस के अलावा उन्हें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया, वो तीसरा ऑप्शन था कि वो खुद अपने आप में ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएं। तो ये कुल मिलाकर 3 ऑप्शन उस समय देसी रियासतों को, जिनकी संख्या 565 थी भारत की आज़ादी के समय, उन 565 देसी रियासतों को ये 3 ऑप्शन दिए गए कि वो या तो भारत के साथ शामिल हो जाएं या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या वो खुद स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों का मानना जो था वो यही था कि वो देसी रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हों चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो भी देसी रजवाड़ों की जनता है उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे या स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। यह फैसला लेने का जो अधिकार दिया गया वो उन देसी रियासतों के, देसी रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया था। और देखिए, उस समय सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उस समय भारत के जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने इन देसी रियासतों के भारत में विलय को लेकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वो देसी रियासतों तक पहुँचे, उनसे बातचीत की और कूटनीतिक तरीके से भारत में मिलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जैसा कि ब्रिटिश इंडिया ने देसी रियासतों को ये अधिकार दिया था कि वो या तो भारत के साथ शामिल हों या पाकिस्तान के साथ शामिल हों या वो अलग राष्ट्र बन जाएं, तो इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी शुरुआती दौर में आना शुरू हुई। जैसे कि सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को पूरी तरह से आज़ाद रखने की, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की घोषणा की। और उसके बाद हैदराबाद, जो कि भारत का एक ऐसा हिस्सा था जो कि सबसे बड़ी देसी रियासत हुआ करता था, तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी ऐसा ही निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि हैदराबाद एकदम स्वतंत्र राष्ट्र बना रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ शासक जैसे कि भोपाल के जो नवाब थे, उन्होंने भी संविधान सभा में शामिल ना होने का निर्णय लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरह की समस्याएं उभर रही थीं, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इन सभी देसी रियासतों से बातचीत करके और उन्हें कूटनीतिक रूप से भारतीय संघ में मिलाने के लिए
इंस्ट्रूमेंट, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर इन देसी रियासतों से सिग्नेचर कराना शुरू किए और उनसे बातचीत कर कर उन्हें मनाना शुरू किया कि भाई वो भारत के साथ शामिल हो जाएं। ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल होने में उन्हें फ़ायदा है और ना ही स्वतंत्र राष्ट्र बनने में उन्हें फ़ायदा है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर काम करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग सभी देसी रियासतों को भारत के साथ मिला लिया था, लेकिन केवल 4 ऐसी देसी रियासतें थीं जिनका भारत में विलय थोड़ा मुश्किल था और इस विलय में बहुत परेशानियां शामिल परेशानियों का जो सामना करना पड़ा। 4 देसी रियासत जो थीं जिनके साथ बहुत दिक्कत आई वो थी हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और कश्मीर। ये चारों देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। देखिए, यदि हम नक्शे की बात करें तो देखिए ये नक्शा है, इसमें भारत के विभाजन से पहले और भारत के विभाजन के बाद, यानी भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ आपको जितना भी येलो कलर से पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वो हिस्सा है जो कि ब्रिटिश भारत था, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की है। इसके बाद जो ब्लू कलर से आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है, ये ऐसा हिस्सा है जो कि देसी रियासतें थी, देसी रजवाड़े थे, जिनकी संख्या उस समय सन 1947 में 565 थी। और आप इमेजिन कर देखिए, आप सोच कर देखिए, यदि ये सारा ब्लू हिस्सा अगर अलग राष्ट्रों में बट जाता या ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता तो हम भारत के जो लोग हैं सिर्फ ये येलो कलर से बना हुआ जो हिस्सा है वही हम लोग होते। और ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में जिस हम एक भारत की बात करते हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए भारत की बात करते हैं, वो शायद ऐसा नहीं हो पाता। तो इस एकता के सूत्र में इन देसी रियासतों को पिरोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब हम चर्चा कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ उस विलय को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर का रुख क्या था सन 1947 में, जब इसे ये 3 ऑप्शन मिले कि ये भारत के संघ के साथ शामिल हो सकता है, पाकिस्तान के साथ जा सकता है और स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर की जो देसी रियासत थी, जो कश्मीर की देसी रियासत थी, उसने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर की और इसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर कर दिया। हालांकि देखिए, यदि जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत के तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता तो भारत के साथ इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि ये एक अलग हिस्से में पड़ा हुआ राज्य था जो कि भारत के बीच में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आईं आगे चलकर, जब जम्मू कश्मीर की देसी रियासत ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जता दी थी, तो उस समय सन 1947 में कश्मीर की जो देसी रियासत थी उसके राजा हरीशचंद्र हुआ करते थे और राजा हरी सिंह हुआ करते थे। और उन्होंने जब स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी तो जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कुछ कबाइलियों ने हमला किया और पाकिस्तानी उन कबाइलियों के हमले के साथ ही जम्मू कश्मीर की देसी रियासत और वहाँ रहने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कबाइली जो लोग थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की देसी रियासत में रहने वाले लोगों के साथ लूटपाट करना शुरू करी, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करना शुरू करी, जिसकी वजह से देसी रियासत के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्हें ये महसूस होने लगा कि अभी तो शुरुआती दौर है और हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का जो निर्णय ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी होने लग जाए और हमारे जो संप्रभुता है उसके लिए कहीं एक रोड़ा बनकर ना खड़ा हो जाए, या ऐसा ना कर दे पाकिस्तान कि ये हमारे ऊपर ही भविष्य में कब्जा कर ले। तो इस वजह से राजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत से रिक्वेस्ट करी कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कबाइलियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और दिक्कत आ रही है। तो ऐसी पोजीशन में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी सेना भेजकर वहाँ पाकिस्तानी जो कबाइली थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और उन्हें नियंत्रित भी कर लिया गया। लेकिन इतनी हेल्प पहुंचने तक, इतनी मदद पहुंचने तक पाकिस्तानी जितने भी कबाइली थे वो काफ़ी अंदर तक आ गए थे, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। ये वही हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों ने
कब्जा कर लिया था जब वो राजा हरि सिंह के राजा बनने के बाद स्वतंत्र राष्ट्र जब जम्मू कश्मीर बनने की राह पर था, तब उन्होंने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब भारत की मदद पहुंची तो पाकिस्तानी कबायलियों पर नियंत्रण पा लिया गया, और उस नियंत्रण के बाद राजा हरि सिंह को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि भारत ने हमारी जो मदद की है वो मदद बहुत आड़े वक्त में की है, और उस आड़े वक्त की मदद के चलते राजा हरि सिंह ने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि हम भारतीय संघ के साथ शामिल होने को राजी हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत के संघ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लग रहा था कि हमने जो मदद की है, इस दबाव में आकर शायद राजा हरि सिंह जो हैं वो ये फ़ैसला ले रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि देखिए, जो जम्मू कश्मीर की देसी रियासत है, इस देसी रियासत को भारतीय संघ में हम सिर्फ तब शामिल करेंगे जब यहाँ की जनता अपना जनमत हम लोगों को दे देगी, और ये जनमत संग्रह कराकर हम लोगों को ये बता देगी कि हम भारतीय संघ में मिलने को शामिल हैं। और वो जनमत संग्रह, देखिए, आपको सबको इस समस्या से पहले से ही आप परिचित हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या आज़ाद भारत के अंदर बहुत लंबे समय तक बनी रही, और वो जनमत संग्रह बहुत लंबे समय तक नहीं हो सका। सन 1954 में एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर की देसी रियासत को दिया गया, जो कि भारत का हिस्सा थी, और अनुच्छेद 370 के तहत सन 1954 में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और अब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद वहाँ जब तक जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वो अगर अपनी कोई सहमति ना दे, तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता था। वहाँ कोई भी भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू करने के लिए सबसे पहली शर्त ये थी कि वहाँ की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे वहाँ अनुमति ली जाए। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 के तहत जब इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला तो जम्मू कश्मीर का अपना राष्ट्रीय गान अलग था, अपना झंडा था, और इनका शासन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। हालांकि देखिए, ये अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला सन 1954 में, और ये बहुत लंबे समय तक चर्चा का और विवादित चर्चा का विषय रहा कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए और इसे भारत में ज़बरदस्ती मिला देना चाहिए, क्योंकि कुछ अलगाववादी जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संघ से इसे अलग करने में लगे हुए हैं। इस तरह की कुछ दिक्कतें जो थीं वो जम्मू कश्मीर के अंदर से सामने आ रही थी। हालांकि देखिए, वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक कानून लेकर आई संसद के अंदर, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, खास राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, उस अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। और अब वर्तमान जो पोजीशन है, वर्तमान जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की, वो स्थिति ये है कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है। इसे 2 हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांट दिया गया है, और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी, जो कि अनुच्छेद 370 के द्वारा इसे दिया गया था सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, उसे ख़त्म कर दिया गया है। हम चर्चा कर लेते हैं हैदराबाद के विलय पर कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ। देखिए, हैदराबाद की यदि हम बात करें तो हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत था जो कि उस समय भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत था, और सबसे पुरानी भी देसी रियासत हुआ करता था। और पुराने हैदराबाद के जो कुछ हिस्से थे वो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक और बाकी के आंध्र प्रदेश में हैं। यानी कुल मिलाकर ये एक ऐसा हिस्सा था, जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके हिस्से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। और हैदराबाद का जो शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम, उस शासक को निज़ाम कहा जाता था, और निज़ाम दुनिया का जो सबसे दौलतमंद लोग थे उन दौलतमंद लोगों में शामिल था। तो निज़ाम हैदराबाद का जो देसी रियासत का शासक था। अब इतनी बड़ी देसी रियासत को यदि भारत के संग में मिलाना है, भारत में विलय करना है, तो इसके लिए नैतिक रूप से ये बहुत नैतिक बात बनती है कि भाई निज़ाम की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि निज़ाम की सहमति ना लो। देखिए, बहुत अमीर
हुआ करता था निज़ाम उस समय, और शायद हैदराबाद जो थी वो एक बड़ी देसी रियासत होने की वजह से एक अच्छी पोजीशन अपनी रखती थी भारत के अंदर। इसलिए भारत में विलय करने के लिए सबसे नैतिक जो बात थी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो यह थी कि हैदराबाद का भारत में विलय सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम की सहमति के साथ किया जाए। निज़ाम का जो शासन था, वो निज़ाम का शासन हैदराबाद के अंदर बहुत संतोषजनक नहीं था। कहीं ना कहीं हैदराबाद के जो देसी रियासत के लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, निज़ाम के शासन के खिलाफ थी, क्योंकि ये बहुत ही दमनकारी शासन चला रहा था। निज़ाम का जो शासन चलाने का तरीका था वो दमनकारी था, बहुत अच्छा तरीका नहीं था, जिसकी वजह से तेलंगाना के जो किसान थे वो निज़ाम के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े हो गए और उससे ख़ास तौर पे बड़े दुखी थे। इसकी वजह से एक आंदोलन सा चल गया, एक आवाज़ सी उठने लगी कि हैदराबाद के जो शासक हैं निज़ाम, इस निज़ाम की दमनकारी शासन से हैदराबाद की जनता को मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। और इस वजह से इस आंदोलन को देखकर हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, और इस अर्धसैनिक बल को उस समय हैदराबाद के शासन की व्यवस्था में रजाकार कहा जाता था। और रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। सांप्रदायिक और अत्याचारी होने की वजह से इन रजाकारों ने जो गैर मुस्लिम लोग थे, ख़ास तौर से उन गैर मुस्लिम लोगों पर अपना निशाना बनाना शुरू किया, उनके साथ लूटपाट मचाई, उनकी हत्याएं की गईं और ना जाने तरह तरह के अत्याचार उन लोगों पर किए थे। और जब जनता का ये आंदोलन बहुत तेज़ हो गया और जनता ने जब मांग करी, तो भारत सरकार ने इस हैदराबाद की समस्या पर अपना हस्तक्षेप किया और सितंबर 1948 में निज़ाम की सेना, जिसे कि रजाकार कहा जाता है, उस सेना को नियंत्रित कर लिया गया और हैदराबाद को अंततः भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो हैदराबाद का जो विलय था वो इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ निज़ाम का शासन चल रहा था। निज़ाम का शासन बहुत दमनकारी था और उसने वहाँ की जनता के आंदोलन को, वहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए अपने रजाकारों का, अपनी सेना का भी साथ लिया। हालांकि भारत की जब सरकार ने हस्तक्षेप किया तो अंततः 1948 के सितंबर माह में भारतीय संघ के अंदर हैदराबाद का विलय हो गया। आइए अब चर्चा करते हैं मणिपुर के विलय पर, कि मणिपुर का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार से हुआ। देखिए, मणिपुर के जो आज़ादी के बाद जो मणिपुर के राजा थे, तो उस समय आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे और उन्होंने मणिपुर को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र जब बना दिया था मणिपुर को, और वहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत पहला चुनाव भी हो चुका था। और उस समय भारत की सरकार के साथ विलय पत्र पर सहमति की बात हो गई और विलय पत्र पर सहमति की पर हस्ताक्षर भी हुए। इसकी एवज में हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है, वो आंतरिक स्वायत्तता भारत की सरकार बरकरार रखेगी। और जनमत के दबाव में आकर महाराजा जो थे, महाराजा बोध चंद्र सिंह, उन्होंने सन 1948 के जून में वहाँ एक पहला चुनाव कराया और इस चुनाव के फलस्वरूप ही मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। और भारत के अंदर मणिपुर का जो भारत का पहला भाग है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर अपनाकर कहीं ना कहीं भारतीय संघ में शामिल करने की बात हुई और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत मणिपुर का भारत में विलय हो गया। और मणिपुर के भारत के विलय के साथ ही देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि मणिपुर का जब विलय हो गया तो कुल मिलाकर भारत, जैसा कि हम आज एक और अखंड भारत की बात करते हैं, जिस एक और अखंड भारत की बात करते हैं, उस एक भारत, एकता के सूत्र में बंधे भारत के को एकता के सूत्र में पिरोने के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अहम भूमिका रही थी। हम चर्चा करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के ऊपर। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है वो एक ऐसा अधिनियम था जिसके आधार पर आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।
जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में भारत की आज़ादी के बाद जो देसी रियासतें थीं उनके एकीकरण को करने का प्रयास किया जा रहा था कि वो देसी रियासतें भारत के अंदर कैसे भी शामिल हो जाएं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी देसी रियासतों के भारत में एकीकरण को लेकर और भारत को पुनर्गठित करने में। इन देसी रियासतों के एकीकरण के बाद भारत की सरकार के सामने, भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अब राज्यों की जो आंतरिक सीमाएं हैं उन आंतरिक सीमाओं को तय कैसे किया जाए, क्योंकि इन आंतरिक सीमाओं को तय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि आज़ादी से पहले क्या चल रहा था। देखिए, सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों की सीमाएं बनाई हुई थी, और अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो सिर्फ प्रशासन कैसे चलाना है उस आधार पर उन्होंने राज्यों की सीमाएं बना रखी थी, और कोई आधार भारत के अंदर राज्यों के निर्माण को लेकर नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस जो कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही थी, सन 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ नागपुर में, और इसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने यह बात मान ली कि भारत के अंदर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए वो पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और कांग्रेस अब इस बात को मानने लगी कि भाई भारत के अंदर जिन आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे। और इस तरह से एक अलग ही माहौल देश में तैयार हो गया था सन 1920 के कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन के बाद था, और लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त थे कि भारत की आज़ादी के बाद राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदलीं। हमारे देश के जो नेता थे उन्हें भी ये बात बहुत चिंतित कर रही थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बन गए, राज्य बन गए, तो कहीं इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। और इन सारी समस्याओं से उस समय 1947 के बाद हमारी सरकार थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गई कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए या ना किया जाए। और इन सारी समस्याओं को लेकर ही कांग्रेस और जो हमारी केंद्रीय सरकार थी, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व था, वो इस मसले को लेकर इन्होंने अपना डिसीज़न, अपना मत स्थगित किया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश को टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। अब जब सरकार का ये रुख लोगों ने देखा तो उसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने और देश की जनता ने कहीं ना कहीं इस बात को चुनौतियां देना शुरू कर दी। और जो आजकल हम अभी देखिए, पुराना जो मद्रास प्रांत था, आजकल का जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, इस एरिया को मिलाकर पुराना मद्रास प्रांत बनता था। और इस मद्रास प्रांत के अंदर इसके अलावा केरल और कर्नाटक का भी जो हिस्सा है वो मद्रास प्रांत के अंदर शामिल हुआ करता था। और इस पुराने मद्रास प्रांत के अंदर एक विशाल आंध्र आंदोलन चला, और विशाल आंध्र जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का बेसिक मकसद क्या था? उस आंदोलन का बेसिक मकसद यह था कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए, और आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर एक बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी भारी मात्रा में एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ी से इस इलाके में चलना शुरू हुआ मद्रास प्रांत में। और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी बेसिक डिमांड यही थी कि जो मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए एक अलग से आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया जाए, और उसका आधार इन्होंने तेलुगु भाषा रखा। और इन्होंने ये डिमांड करी कि भाषा के आधार पर, यानी तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। अब सरकार के सामने ये समस्या और ज़्यादा तेज़ी से आने लगी। सरकार असमंजस की स्थिति में थी कि इस आंदोलन के तहत जो डिमांड की जा रही है, ये जो विशाल आंध्र आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की डिमांड को हम माने या ना माने। तभी हुआ क्या कि कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज लीडर थे पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल
घोषित कर दी और उन्होंने यह कहा कि मैं जब तक आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं हो जाता मद्रास प्रांत से निकाल कर तेलुगु भाषा के लोगों के लिए, तब तक मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और ऐसी भूख हड़ताल पर बैठे वो कि 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल को जारी रखा और अंत में सरकार की बेरुखी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस बीच में सरकार ने उनकी सुध नहीं ली और उनकी डिमांड नहीं मानी और आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं हो पाया। और जैसे ही पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, इस घटना के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश भर गया, लोगों में गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुईं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए, सरकार के खिलाफ हो गए। सरकार को उन लोगों को रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी और हर वो संभव प्रयास किया जिससे इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन क्योंकि ये जन आंदोलन इतना ज़्यादा आक्रोशित हो चुका था, जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी थी, जिसकी वजह से मद्रास में बहुत सारे विधायकों ने भी, जो पुराना मद्रास प्रांत था उसमें बहुत सारे विधायकों ने भी कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे दिए और सरकार पर तरह तरह से दबाव डालने का प्रयास किया कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाए। और इतने दबाव के आने के बाद जब मद्रास प्रांत के कई विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर, डिमांड को लेकर सरकार के सामने अपना इस्तीफा रखा, तब जाकर कहीं सरकार जागी और सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा कर दी। अब ऐसा नहीं था कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया है और आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा भाषा के आधार पर कर दी गई है तो बाकी के जो राज्य थे देश के, भारत के जो अन्य राज्य थे, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई डिमांड नहीं उठेगी। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, भारत के जो दूसरे हिस्से थे उन हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष शुरू हो गया। इन संघर्षों के कारण ही सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में आई और केंद्र सरकार ने सन 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का फैसला किया। और 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया, इस आयोग का जो काम था वो क्या था, राज्यों का जो सीमांकन करना है, राज्यों की जो सीमाएं तय करनी है, उन्हें कैसे तय किया जाएगा, ये काम करना राज्य पुनर्गठन आयोग का बेसिक काम था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये बात स्वीकार कर ली कि भाई राज्यों की जो सीमाओं का निर्धारण है ना, वो वहाँ बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी एक ऐसा इलाका जहां बहुत सारे लोग किसी एक भाषा को बोलते हैं तो वहां उस भाषा के आधार पर लोगों के लिए एक राज्य का निर्माण किया जाए। और इस आयोग की जो रिपोर्ट थी, उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। देखिए ये जो नक्शा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सन 1961 का है और सन 1961 के अंदर आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पास हुआ तो उस समय देश के अंदर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन सभी राज्यों को यदि हम देखते हैं तो सन 1961 में ये जो आपकी स्क्रीन पर राज्य दिखाई दे रहे हैं ये ही राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या ज़्यादा है। यदि हम बात करें कि कौन सा राज्य किस सन के अंदर बना, किस वर्ष में आया, तो देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद जब 1952 में आंध्र प्रदेश के निर्माण की घोषणा हो गई तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों अलग हुए। महाराष्ट्र मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए बना और गुजरात गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए बना और ये काम सन 1960 में हुआ। इसके बाद सन 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। 1966 में पंजाब प्रांत से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये तीनों अलग राज्यों का निर्माण हुआ। पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे, इसलिए पंजाब को अलग कर दिया गया। हिंदी भाषी जो राज्य थे, जो लोग थे, उनके लिए हरियाणा का निर्माण किया गया। इस तरह से सन 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। सन 1972 में असम से निकलकर मणिपुर का निर्माण हुआ। 1972 में
इसके अलावा त्रिपुरा जो था एक नए राज्य के रूप में आया। मणिपुर और त्रिपुरा जो थे वो अस्तित्व में आए सन 1972 में। इसके अलावा 1987 में मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आए, इन्हें राज्य का दर्जा मिला। सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये भाषा के आधार पर गठित हुए थे। और अभी लेटेस्ट यदि हम बात करें कि भारत के अंदर सबसे आखिरी में किस राज्य का निर्माण हुआ, तो सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। और अब 2014 के बाद किसी भी नए राज्य का गठन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2014 में आंध्र प्रदेश से जो अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया है, ये सिर्फ अंतिम राज्य था। अभी भी पाइपलाइन में बहुत सारी ऐसी डिमांड हैं, बहुत सारे राज्यों को लेकर, नए राज्यों के निर्माण को लेकर लोगों की मांगे हैं कि उनकी मांगे पूरी करी जाएं और नए राज्यों का निर्माण किया जाए। यदि हम उदाहरण के तौर पर ही लें तो देखिए उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, आप देखिए येलो कलर से जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिल्ली के पास में, इस नक्शे के अंदर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन वर्तमान समय में इस उत्तर प्रदेश से 3 अलग अलग राज्यों के निर्माण की बात की जा रही है। हालांकि उस बात का, उस मुद्दे का असली मकसद राजनीति से कहीं उठकर ये भी हो सकता है कि क्या पता बड़े इलाके में प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और प्रशासन की दृष्टि से इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2014 में जो अंतिम राज्य बना आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना, तो वो भारत का अंतिम राज्य है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जिसने और किसी नए राज्य के निर्माण की बात की हो। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम था जो हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।